तो जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम आगे चलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पार्ट्स जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया, उसके वर्ड्स को डिस्कस किया। आज हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलते कहाँ से हैं। तो याद रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जैसे आपने कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस अपने ये पढ़े होंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो इससे आगे चलें तो जैसे हमारे पास प्लांट है, एनिमल्स है, इनसे भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस इनके भी ज़रिए हमें मिलते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इससे भी हमें मिलते हैं। तो याद रखें डियर, जिस स्टूडेंट ने अगर कि ये लाइन्स याद कर लिए, ये लाइन्स, ये लेक्चर देख ली, तो इंशाल्लाह उसको सेकंड ईयर की, मतलब कि मैंने बुक से पॉइंट्स पे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वहाँ से निकाले हैं, इंशाल्लाह उसकी सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है वो माशाल्लाह बेहतरीन बन जाएगी। तो हम फॉसिल फ्यूल को जो सबसे पहले सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किया, उससे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होता है। तो फॉसिल फ्यूल क्या है, उसे डिस्कस कर लें। फॉसिल फ्यूल आर formed when an organism die. Its remains are quickly burned by sedimentation without decomposition. अब ये क्या होता है, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, डाई हो जाता है, और उसे जल्दी क्विकली हम बर्ड करते हैं, दफनाते हैं बाय सेडिमेंटेशन, ज़मीन के नीचे, विथआउट डिकम्पोजिशन, उसकी डिकम्पोजिशन ना हो। इसका मतलब ये है कि कोई जब ऑर्गेनिज्म मरता है उसकी डिकम्पोजिशन ना हो, उसको मतलब कीड़े वगैरह ना खाएं, उसे हम जल्द बाय जल्द क्या करें, ज़मीन के नीचे दफना दें, तो उनकी जो रिमेन होंगे तो वो फॉसिल फ्यूल बनेंगे। वो कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कोल बनता है, एक फॉसिल फ्यूल है, उसकी भी हम करते हैं, वो कैसे बनता है, वो हम चीज़ें सारी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ जानकारी दूँ। फॉसिल फ्यूल दरअसल इस तरह बनते हैं, जब हम एक जानवर या कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म डाई कर जाता है, मर जाता है, तो हम उसे क्या करते हैं कि ज़मीन के नीचे दफनाते हैं। ज़मीन के नीचे दफनाने से क्या होता है, उसमें हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, विथआउट ऑक्सीजन, वो चीज़ गल सड़ कर चेंज हो जाता है किस चीज़ में, कोल्स में, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह में। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। पर फॉसिल फ्यूल का आपको पता चल गया कि कोई भी जानवर अगर के डाई कर जाए, मर जाए, और उसी को क्या करें, उसी को ही अगर आप डिकम्पोज को बर्ड करें, जब वो डिकम्पोजिशन ना हो बाहर, तो उससे हमें फॉसिल फ्यूल मिलता है। तो इससे आगे बात करें तो लिखा है कि दे आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ओहो, ये बहुत गलत पॉइंट है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मतलब अभी याद रखिए, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, या क्या होते हैं। तो आप याद रखें कि न्यूएबल्स या ये रिन्यूएबल नहीं है। कैसे कि ये रिन्यूएबल उन चीज़ों को कहा जाता है जिसे दोबारा यूज़ किया जा सके, बार बार, जो हमेशा ज़िंदगी तक क़यामत चलती रहे। कि ये चल सकते हैं, नहीं ना। अब इनको, इंसान को 200 साल 150 साल ऐसे हुए हैं कि ये इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकालना शुरू किया है, तो ये कई कई जगहों पे ख़त्म होने लगा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा चलने वाली चीज़ नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कि दुनिया टेक्नोलॉजी लगा पड़ा है कि ऐसी चीज़ें लगाएं, ऐसी चीज़ें निकालें जो ताकि क़यामत चले। जैसे कि हम शमसी बनाए हुए हैं, जैसे जब तक सूरज चाँद रहेगा, ये आपका नाम रहेगा, ये आपने सुना होगा। इसी तरह जब तक सूरज चाँद रहेगा, इसी तरह ही हमारे पास ये सोर्सेज हमें चलते मिलते रहेंगे। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी उन्हें कहते हैं जो ख़त्म हो जाए दोबारा, ये हमेशा के लिए ना चले। ओके ओके, हम आज उसकी फर्स्ट पार्ट जो कोल है उससे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो डियर्स, कोल्स के बारे में बहुत सी लाइंस हैं, मगर मैंने 2-3 लाइंस निकाले हैं। इंशाल्लाह आप इनको पढ़ें, इनको समझें, तो आपको कोल की आसान जो चीज़ें ये थी, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मैं खुद ही एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी MD किट, आपको MD किट की केमिस्ट्री यहाँ पर मिलेगा, MD किट में निकल जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ पॉइंट्स पे पॉइंट्स निकालूँ, MD किट क्लियर कर लूँ। तो इसलिए इस तरह होता है कि आप कोशिश करें कि हर लाइन्स को समझें, हर लाइन की कोशिश करें। अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो वो मुझे कमेंट्स में बता दें कि किसी को कोई भी चीज़ का समझना है। अगर किसी को ये लेक्चर देख रहा है, किसी को फर्स्ट ईयर की कोई चीज़ें समझना है, तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है, कोई भी चीज़ हो। तो हम कोल को पढ़ते हैं। कोल क्या होता है? इट इज़ प्लांट डेरिवेट फॉसिल फ्यूल फाउंड बीनीथ ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब याद रखें, जब मैंने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेथ कर जाता है, तो उसे हम बर्ड करते हैं ज़मीन के नीचे, और हमें फॉसिल फ्यूल मिलता है। फॉसिल फ्यूल के मुख्तलिफ टाइप हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म में हमारे पास प्लांट भी रहे, एनिमल्स भी रहे, तो याद रखें जो प्लांट्स की डिकम्पोजिशन होगी ज़मीन के नीचे,
तो याद रखें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वो कोल पैदा करेंगे। क्या पता एनिमल से वो पेट्रोलियम नाइट्रोजन नेचुरल गैस बन जाए, पर प्लांट से क्या बनेगी, फॉसिल फ्यूल बन से अपन फॉसिल फ्यूल का टाइप कोल ही बनेगा। ठीक है, ये याद रखें। आपसे पूछा जाए कि प्लांट का फॉसिल फ्यूल क्या बनेगा, तो आपके पास ऑप्शन कोल हो तो आप कोल को लगाएंगे। ओके, इसके आगे बोल रहा है कि इट इज़ सॉलिड फॉसिल फ्यूल। याद रखें कि ये क्या आपने हमेशा देखा होगा कि ये सॉलिड फॉसिल फ्यूल होगा। ओके, ये फॉसिल फ्यूल क्या होगा, सॉलिड ही होगा, ये सॉलिड ही होगा, आपने याद रखना है इसकी। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, 4 टाइप्स ऑफ कोल्स होते हैं। मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा समझाना है कि कोल बनता कैसे है। कोल इस तरह बनता है जब ये कोई भी एनिमल क्या होता है, ये भी एनिमल है, ये डाई कर गया, डाई करने के बाद इसे हमने ज़मीन के नीचे बर्ड किया अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। इट्स चेंज, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज किस में हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की कौन सी टाइप, फॉसिल फ्यूल की टाइप होगी कोयला, कोयल। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं कोल की, तो याद रखें कि कोल की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो किस तरह से हैं, वो किस तरह से नहीं है, वो मैं आपको बताऊँ। दरअसल अब ये चीज़ बताऊँ तो कोल कम प्रेशर कम टेम्परेचर बनता है, मगर वो मुख्तलिफ होंगे, इसलिए हम देखते हैं कि उनकी जो डिफरेंट टाइप हैं वो कैसे हैं। आप बुक से लाइन्स पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आए। मैं आपको 4 लाइन्स बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। जैसे किसी 4 टाइप हैं, पीट, लिगानेट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। अब ये चीज़ें याद करें, इंशाल्लाह आपकी क्लियर हो जाएगी हर चीज़। तो यहाँ से हम डिस्कस कर लें। तो कोल की बात करें तो कोल हमारे पास 4 टाइप के। सबसे पहले है पीट, ये हम लो टेम्परेचर पे बनता है, लो टेम्परेचर, जिसमें कार्बन की तादाद भी 45 से 60 तक परसेंट होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। 45 से 60 कार्बन होते हैं, टेम्परेचर लो, प्रेशर लो होता है। और इसमें हमारे पास ये डोमेस्टिक के लिए होता है, घरों के लिए हम यूज़ करते हैं कोयला, जो घरों के लिए पालतू चीज़ों के लिए हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे पास पीट है। इसके बाद कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसमें थोड़ी कार्बन की तादाद बढ़ जाता है, लिग्नेट वगैरह रहे, तो इसमें क्या होता है, जनरेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी, ये यूज़ करके हम जनरेशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा याद रखें। तो सबसे हल्का टाइप होता है पीट, जिसमें 45 से 60% कार्बन होता है। और याद रखें इसमें ये हम डोमेस्टिक के लिए यूज़ करते हैं, घरेलू चीज़ों के लिए यूज़ सकते हैं। और इसके बाद लिग्नाइट होता है, फिर इससे बेहतर है कुछ, 60 से 70% कार्बन होता है, और ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है। आज का थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट हमारे पास है बिटुमन। B2 माइनस की बात करें तो B2 माइनस बेहतरीन है माशाल्लाह। ये हमारे पास 70 से 85% इसमें कार्बन होता है, कुछ हीट ज़्यादा ही होता है। और इसकी बात याद रखें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस के लिए होता है, और स्टील प्रोड्यूसिंग के लिए होता है। ये बिटुमिनस बेहतरीन है। और इसके बाद एंथ्रासाइड, इसकी 8695 होता है या 95 तक इसमें कार्बन की होती है। ये मतलब सबसे सख्ती है हमारे पास कार्बन की, मतलब कि कोई आलू ट्रॉफी होती है, ये सबसे सख्त होती है। ओके, ये सबसे अच्छा कार्बन हमारे पास कोयला यही होता है। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, ये चीज़ें हमारे पास होती हैं कोयले की टाइप्स। अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकता है, पर मैंने कोशिश की है तो साफ साफ करके लिखेगा। कोई बच्चा बिना लेक्चर देखे इन नोट्स को भी देख लेगा तो वो समझ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गए होंगे। इसके अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव को समझने से पहले मैंने एक चीज़ छुपा के रखा है, वो देखें। लिखा हुआ है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, सेपरेट पार्ट ऑफ लिक्विड कॉल्ड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। जब भी लिक्विड की पार्ट्स को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो हमारे पास उन्हें हम कहेंगे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। बच्चों ये भी हमेशा याद रखना। इसके बाद है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल हीटिंग हाई टेम्परेचर at absence of air or oxygen in closed container it form different products। oh no, अब ये बात ये रही। अब कोल को तो पहले यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोल की इंजन थी वगैरह थी, तो कुछ सालों के बाद साइंसदानों ने ये सोचा कि कोल को यूज़ करते हैं तो बहुत नुकसान होते हैं, इसमें से बहुत सी आलूदगी फैलती है। हम क्या करते हैं कि कोल को कुछ अलग टाइप्स में चेंज करते हैं। आपसे कोई पूछे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की क्यों होता है, तो आप यूँ समझेंगे, तो आप कहेंगे कि कोल को हमने डायरेक्टली यूज़ नहीं करना था, हमने इसकी कुछ टाइप्स बनाने थे, जिसकी वजह से हमने इसकी प्रोडक्ट से हमने चीज़ें हासिल करनी थी। तो ठीक है, आपसे बोले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है सर, आप क्या कहेंगे, जब भी कोल को हीट किया जाए अंडर हाई टेम्परेचर पर
एट अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन ना हो, एयर ना हो क्लोज कंटेनर में, तो इससे प्रोडक्ट बनते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ, जिसमें कोल की प्रोडक्ट बन जाते हैं। सबसे पहली प्रोडक्ट है कोक। सबसे पहली है वो है कोक, जिसमें प्योर फार्म कार्बन होते हैं। इसमें याद रखें कि ये प्योर फार्म ही होता है, इसमें और कुछ नहीं होता, ये प्योर फार्म होता है। इट यूज फॉर फ्यूल एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और याद रखें जो हमारे पास कोक होता है ये सॉलिड, ये अपनी एमसीक्यू पॉइंट्स याद रखने, ये सॉलिड में होता है नेचर में और यूज़ किया जाता है। और ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन भी होता है, यूज़ किया जाता है रिड्यूसिंग फ्यूल के लिए, एजेंट्स, फ्यूल एजेंट्स के लिए। ओके, इसकी इक्वेशन जो मैंने लिखी हुई है आप याद भी ना करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपके बुक्स में सिलेबस में नहीं है। ओके, और इसके बाद कोल टार की बात करें तो कोल टार हमेशा हमारे पास होता है लिक्विड की तरह। कोल टार क्या होता है, लिक्विड होता है, इसकी नेचर ये बेंजीन ही होता है, समझो। इट इज़ मिक्सचर ऑफ 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का मतलब होता है साइक्लिक चैन्स वगैरह होते हैं ना, इसी से बन जाता है। आपने बस नाम से याद रखना, कोल टार होता है, लिक्विड होता है, ये बेंजीन ही है, समझे। और इसके बाद कोल गैस होता है, गैस मिक्सचर ऑफ CH4 एंड वाटर गैस। तो इसका मतलब कहते हैं कोल गैस भी प्रोडक्ट होती है हमारे पास। आपने बस ये चीज़ें याद रखनी, कोल गैस जो होती है वो हमारे पास प्रोडक्ट होती है कार्बन की या कोयले की, जिससे हमें गैस मिल जाती है कोल की। कोयले को गैस की की तरह यूज़ करते हैं। कोल टार मिलता है जिसे लिक्विड की तरह यूज़ करते हैं। कोक मिलता है जिसे हम सॉलिड की तरह यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा, और इसके बाद एक है अमोनिया लिक्विड, मिक्सचर ऑफ अमोनियम कंपाउंड है। ये मिक्सचर होता है अमोनियम कंपाउंड्स का एंड लिक्विड अमोनिया है, ठीक है। अब याद रखें कि ये मिक्सचर होता है अमोनिया कंपाउंड्स का, इसलिए हम अमोनिया लिक्विड कहते हैं। अब थोड़ी आपको यहाँ डिस्कशन में आपको दूँ, आपकी बुक में ये डायग्राम तो नहीं है, पर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी आपको ये चीज़ें बता दूँ तो आपको पता भी चल जाए कि भाई हाँ ये लिक्विड कैसे बन जाता है। कोयले की प्रोडक्ट्स में लिक्विड में मिलते हैं, कोल टार में मिलते हैं, और हमें गैस कोल वगैरह ये कैसे मिल जाते हैं। आप याद रखें, मैंने एक कंटेनर लिया और मैंने यहाँ इसके उसको एक ढक्कन लगाया अंदर भी, और इसके पोर्स बनाए। यहाँ पे मैंने कोयल रखा और इसको मैंने हीट किया कोयल को। तो देखा तो कुछ पानी की तरह पिघल कर इसके तह के ज़मीन के, इसके मतलब तह में अंदर आ गए, कुछ वहाँ पे ऊपर रह गए और कुछ वहाँ पर बन गए। जो ज़मीन पर आके इसकी जो तह उस वहाँ पे गिरे, उसमें मैंने उनको कहा कोल टार लिक्विड, ये लिक्विड होते हैं। और इसके बाद बात की है कि जो हमारे पास ऊपर रह गए इस प्लेट पर, मैंने कोक सॉलिड का, क्योंकि वो सॉलिड ही हुए। और इसके बाद जो भाप बनकर ऊपर ढकने के ऊपर जम गए, और मैंने गैस कोल कहा। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे मैसेज करके, मुझे कमेंट करके पूछ लें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की, अगर किसी को फर्स्ट ईयर 9, 10 किसी भी केमिस्ट्री की कोई चीज़ ज़रूरत हो मुझे कमेंट्स में बता दें। ओके, अब कोई भी चीज़ समझना हो, कोई और चैप्टर हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट करें। थैंक यू।